बेटा हमारा ये म्यू है, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बात बता दिए थे बेटा, बताए थे कि एक्सपेरिमेंटली हम डायपोल मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं Q इंटू डी से। तो यार बेटा Q इज व्हाट? चार्ज डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चार्ज डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस। और ये जो डी आप देख रहे हो, डी इज व्हाट? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो डी है ये क्या हो गया हमारा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये बात आप ध्यान रखो। तो डी हमारा कहलाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब बेटा आगे जब आए थे तो हम आपको यूनिट के बारे में पढ़ा रहे थे। तो यूनिट में बताए थे कि यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट जो है हमारा डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो 3 तरीके से होगा बेटा। तीनों तरीका याद रखना। जैसे हम बताए थे, फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हो दिस इज यूनिट ऑफ क्या? फोर्स। इसी को बेटा बाद में न्यूटन बोला गया तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बस वैसे ही अगर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू डी है तो यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम। और बेटा डी का मीटर। बेटा ये हो गया एसआई यूनिट, बता दिए थे, कूलम मीटर। और दूसरा अगर बता दे तो चार्ज का सेकेंड यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और डिस्टेंस का क्या? सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर। ये बेटा सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो जब आप चार्ज को कूलम में लोगे और डिस्टेंस को मीटर में लोगे तो ये आ जाएगा कूलम मीटर, ऐसा यूनिट। और जब आप चार्ज को ESU में लेंगे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लेंगे तो यूनिट आ जाएगा बेटा ESU सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड CGS यूनिट, ठीक है। एक हमारा हो गया बेटा SI यूनिट, दूसरा CGS, और तीसरा बेटा डेबाई। इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा डेबाई विच इज फॉर व्हाट? D। ये कहानी है जिसको आप ध्यान रखना है। तो D फॉरवर्ड बेटा डेबाई, ओके। तो ये चीज है। तो देखो कूलम मीटर भी हमारा यूनिट है डायपोल मोमेंट का, ESU सेंटीमीटर भी यूनिट है डायपोल मोमेंट का। और बेटा जो डेबाई है जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, डेबाई जो हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं? तो यूनिट ऑफ क्या? डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब इनके बीच में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकालने का तरीका क्या होगा वो आपको मैं अभी यहां बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखें बेटा, ये वाला सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। आगे देखिए बेटा, सबसे पहले बता दे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी चार्ज को हम ESU में
4.8 × 10⁻10 ESU में इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 4.8 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, तो ये आने के बाद, ठीक है, ये आने के बाद ये भी चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये भी चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉन का, पर ये कूलम में और ये ESU में। अब इधर आप देखो, जैसे बेटा होता है ना, मान लो आपने लेंथ मेजर किया, इसका लेंथ मान लो 1 मीटर है, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या 100 सेंटीमीटर। बस वैसे ही 1.10⁻19 कूलम इज इक्वल टू क्या माइनस ऑफ 4.8 इंटू 10⁻10, इधर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19, ये इधर से 3 टाइम्स में कट गया है ना बेटा, तो आ जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 बाय 10⁻19। अब जब ये ऊपर जाएगा ना, -10 में प्लस क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -10 और प्लस 19 में इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और ये ESU, तो ये हो गया रिलेशन। बेटा ये रिलेशन आ गया किस चीज का, कूलम का ESU के साथ। अब आप देखो, आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहे बेटा, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो क्या हमको एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा है क्या, हमको बोलना नहीं पड़ रहा है क्या बेटा। तो आपको पढ़ाई को फोकस करना चाहिए बेटा। हम ऑफलाइन तो लेंगे ही ना, ऐसा थोड़ी कि ऑफलाइन नहीं लेंगे, बहुत जल्द ऑफलाइन लेंगे। ठीक है, पर अब आप इसमें सोचते रहोगे ऑफलाइन ऑनलाइन, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ऐसा नहीं करने का। और आपको मेरे रहते केमिस्ट्री का चिंता नहीं करने का बेटा, केमिस्ट्री मेरे लिए इमोशन है, समझ रहे हो क्या, ये चीज बात समझ लो। तो यहां तक हो गया आपका कि भैया अगर यहां देखें तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब आगे आप देखो, आगे कहानी क्या है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये रिलेशन आ गया। जैसे बेटा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, होता है कि नहीं होता, बस वैसे ही 1 कूलम इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10⁻9 ESU। समझ रहे हो, जैसे बोला 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम x कूलम, या फिर आप ऐसे याद रखो कूलम इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बोल रहा है कूलम को ESU में कन्वर्ट करके बताओ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 10⁻9 क्या हो जाएगा ESU। ऐसा 2 कूलम पे क्या जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻9 ESU हो जाएगा। 3 कूलम पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1 कूलम पे ये हो गया, 2 कूलम पे ये हो गया, 3 कूलम पे ये हो गया। ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसा हो गया, कंडीशन, ये क्राइटेरिया। तो 1 कूलम पे ऐसा है हमारा, 2 कूलम पे ऐसा, 3 कूलम पे ऐसा। x कूलम पे देखिए, ये जो x कूलम है इसमें क्या x
इंटू कूलम का वैल्यू कितना बेटा 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU। इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो, 1 कूलम इक्वल टू इतना ESU, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बेटा जब भी कूलम को ESU में कन्वर्ट करना रहे तो 3 इंटू 10 का पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है कन्वर्ट ESU इंटू कूलम, क्या करेंगे 1 ESU अगर है 2 ESU है, तो इस तरीके से हमारा है। अब इधर हमारा क्या है कि जब कूलम को ESU में कन्वर्ट करना हो तो 3 इंटू 10 का पावर 9 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। लेकिन जब ESU को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो हम 3 इंटू 10 का पावर 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखो बेटा। ये जो आप देख रहे हो ये है क्या ESU है। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है ESU है। अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करना चाहते हो डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 10 का पावर 9 से, ये कूलम बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसको 2 में डिवाइड कर दीजिए 3 इंटू 10 का पावर 9 से, तो ये कूलम बन जाएगा। ये 10 ESU है, यहाँ क्या आ जाएगा 10 बाय 3 इंटू 10 का पावर 9, ये भी कूलम हो जाएगा। और ये x ESU है, x बाय 3 इंटू 10 का पावर 9, ये भी कूलम हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बात है। ये हम आपको बता दें ऐसा, ये हम आपको बता दें ऐसा, ये हम आपको बता दें ऐसा, ये हम आपको बता दें ऐसा। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसमें आप ESU को कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को बेटा, कोई परेशानी है क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई में फटाफट फटाफट। चलो भैया अब आगे, ठीक है। अब आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ESU सेंटीमीटर एंड कूलम मीटर। जरा ध्यान से देखना, एक बात बता दूं। अच्छा, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात और है बेटा। ये जो डेबाई है ना, इसमें बोला गया कि 1 डेबाई इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 18 ESU। डेबाई और ESU सेंटीमीटर का रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका यूज करना है। डेबाई और ESU सेंटीमीटर का रिलेशन ऑलरेडी बेटा दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसका यूज करना है। मतलब जब भी कोई डेबाई में दिया हो और ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर माइनस 18। लेकिन अगर ESU सेंटीमीटर को डेबाई में कन्वर्ट करना हो, आप डिवाइड कर देंगे 10 का पावर माइनस 18 से। तो ये चीज है, ये बात है ना। आगे हम इधर बढ़ जाएं तो यहां पहले रिलेशन बता देता हूं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन ESU सेंटीमीटर एंड कूलम मीटर। तो देखें, यहां लिख दो 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू, पहले कूलम को ESU में कन्वर्ट कर दो बेटा। इसको लिख सकते हैं 1 कूलम इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का पावर, रिलेशन आया था ना
आ गया था ना, अभी जब थोड़ी देर पहले जस्ट बताए थे कि 1 9 ESU and 1 meter equal to what? 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 into 10 का पावर 11 ESU सेंटीमीटर। ऐसा बेटा, यहां से आ गया 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 into 10 का पावर 10 का पावर 11 ESU सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड थर्ड आपको बता रहा हूं। एक तो ये होगा, अब इसका यूज कैसे करेंगे? जब भी आपको कूलम मीटर में वैल्यू दिया हो और आपको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो कूलम मीटर हटा के वहां 3 into 10 का पावर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक ESU सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन बच्चों, अगर मान लो आपको वैल्यू ESU सेंटीमीटर में दिया है और उस ESU सेंटीमीटर को आप कूलम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कुछ भी मत करो, 3 into 10 का पावर 11 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज है। तो 1 कूलम मीटर को आप ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन का यूज करेंगे। फिर से सुन लो, कूलम मीटर को अगर ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो बच्चे, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 10 का पावर 11 से। लेकिन अगर ESU सेंटीमीटर में वैल्यू है और उसको कूलम मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वैल्यू डिवाइड बाय 3 into 10 का पावर 11, ये हो गया। दूसरा देखिए, 1 डेबाई के रिलेशन है बेटा ESU सेंटीमीटर के साथ, ये तो बता ही चुका हूं। 10 का पावर -18 ESU सेंटीमीटर, तो ये बात भी हमारा है। 1 डेबाई इक्वल टू 10 का पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो 1 डेबाई जो है 10 पर -18 ESU सेंटीमीटर के बराबर है। थर्ड पॉइंट पे आप आ जाओ, तो एक बात फिर यहां रिपीट कर दूं, अगर डेबाई को ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वैल्यू में 10 पर -18 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर ESU सेंटीमीटर को डेबाई में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू में 10 पर -18 डिवाइड कर दीजिए। और मैं इधर थर्ड पॉइंट अगर आपको बता दूं, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि बेटा रिलेशन बिटवीन कूलम मीटर डेबाई। तो सबसे पहले बात सुनो हमारा बच्चों, यहां लिख दो 1 कूलम मीटर और ये हो गया 3 into 10 का पावर 11 ESU सेंटीमीटर। अब इस ESU सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे डेबाई में। हमने आपको यहां जस्ट बताया कि अगर वैल्यू डेबाई में दिया हुआ है और आप उसको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 10 का पावर -18 से। लेकिन अगर वैल्यू ESU सेंटीमीटर में है और उसको डेबाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वैल्यू को डिवाइड कर दो 10 पर -18 से। हम भी यहां यही करेंगे। 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 into 10 का पावर 11 10 का पावर 11 और डिवाइड बाय 10 का पावर -18, ठीक है। 10 का पावर -18 और ये हो गया हमारा ESU सेंटीमीटर। अब जैसे ये ऊपर जाएगा ना, तो प्रॉब्लम क्या है कि 1 कूलम मीटर is 3 into 10 का पावर 11 plus 18 और ESU सेंटीमीटर
ये 1 कूलम मीटर जो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 29 है ना ESU सेंटीमीटर। तो ये तरीका हो गया यहां से कि 1 कूलम मीटर इज 3 इंटू 10 का पावर 29। ओहो गड़बड़ हो गया बेटा, जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये डे बाई हो जाएगा। यस 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 ESU सेंटीमीटर आगे यहाँ डे बाई कर देंगे, यहाँ डे बाई, यहाँ डे बाई कर देंगे है ना। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 3 इंटू 10 का पावर 29 डे बाई 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 29 डे बाई। तो सारे रिलेशन को एक साथ लिख दो। 1 कूलम मीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU सेंटीमीटर। 1 डे बाई इक्वल टू -18 ESU सेंटीमीटर। 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू क्या होता है भैया जस्ट बताए 3 इंटू 10 का पावर 29 डे बाई। बेटा अगर आपको 1 ESU सेंटीमीटर का वैल्यू कूलम में निकालना है तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा। 1 में 3 इंटू 10 पर 9 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 1 में 10 पर 18 डिवाइड कर दिए तो ESU सेंटीमीटर रिलेशन डे बाई से आ जाएगा। समझ रहे हो, बस हो गया। अब इसी रिलेशन का आपको यूज करना है। और एक आखिरी बार रिपीट कर देता हूं कि अगर वैल्यू कूलम मीटर में दिया हुआ है और आप ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 10 का पावर 9 से। अगर वैल्यू डे बाई में दिया हुआ है उसको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए 10 का पावर -18 से। अगर वैल्यू कूलम मीटर में दिया हुआ है और उसको डे बाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो है 3 इंटू 10 का पावर 29 से उसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर ESU सेंटीमीटर को कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पावर 9। ESU सेंटीमीटर को अगर डे बाई में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10 पर -18। अगर डे बाई को है ना कन्वर्ट करना है कूलम मीटर में तो डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पर 29। अब एक क्वेश्चन दे रहे बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा अपना जलवा दिखाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 कि दिया है 3 इंटू 10 का पावर -11 ESU सेंटीमीटर convert dipole moment is this convert into coulomb मीटर और B डे बाई। दूसरा क्वेश्चन भी यहां दे रहे हैं, जलवा दिखाइए जलवा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए कॉन्सेंट्रेट करके। 4 इंटू 10 पर -10 कूलम मीटर को आप ESU सेंटीमीटर और B डे बाई में कन्वर्ट करिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान ली दिया हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -19 डे बाई, then find value in terms of ESU सेंटीमीटर एंड B बेटा कूलम मीटर। बस इतना काम कर दो, बस जिंदगी सफल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अपनी जिंदगी को सफल बना लो।
आंसर आ गया बेटा, ये एक करके मैं दिखाऊं पहले। आंसर आ गया, ये एक सॉल्व करके मैं दिखाऊं पहले। वेट करूं? चलो चलो जल्दी 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 लाओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा अदरवाइज। चलिए अब एक सॉल्व मैं करता हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 into 10 power minus 11 ESU सेंटीमीटर है। अगर हम इसको डे बाई में कन्वर्ट करें तो बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे -18 से, तो डे बाई में आ जाएगा। कैसे? ये रिलेशन को देखो, ये 1 डे बाई इज दिस। जब ESU सेंटीमीटर को डे बाई में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाई दिस। वैसे ही अगर बेटा इसको कूलम मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, 3 into 10 power 11 को डिवाइड कर दो 3 into 10 का पावर 9 से, कूलम मीटर में आ जाए। कैसे? 1 कूलम मीटर इज 3 into 10 power 9 ESU सेंटीमीटर। ESU सेंटीमीटर को अगर आप कूलम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, 3 into 10 power -11 ESU सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 into 10 power 9, तो ये आ गया किस चीज में आपका? कूलम मीटर में। दूसरा क्वेश्चन को समझिए, 4 into 10 का पावर -10 -10 कूलम मीटर। पहले हम ESU सेंटीमीटर में लाते हैं। 4 into 10 -10 तो रहने दो, साथ ही साथ आप यहां रहने देंगे 3 into 10 का पावर 9 ESU सेंटीमीटर। तो ये ESU सेंटीमीटर में आ गया बेटा। दूसरा 4 into 10 में 29 मल्टीप्लाई करेंगे डे बाई में आ जाएगा। तो क्या कर दिए, 4 into 10 into 10 का पावर क्या? 29 डे बाई। तो ये इधर आ जाओ, यहां आप देखो कूलम मीटर में 3 into 10 29 डे बाई। वही चीज यहां कर दी बेटा, 3 into 10 29 से मल्टीप्लाई कर, एकदम इजी था। सृष्टि जलवे है, जलवे। परीन सही है। आगे बढ़ जाते हैं।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या दिया, 5 इंटू 10 पर -19 दे भाई। फर्स्ट निकालना है बेटा आंसर इन टर्म्स ऑफ ESU सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे, -19 इंटू 10 पर -18 ESU सेंटीमीटर। और दूसरा अगर आप इसको लाना चाहते हो किसमें, कूलम में, तो -19 में आप डिवाइड कर दीजिए, 3 इंटू 10 पर 29, तो ये आ जाए किस चीज में, आपका कूलम मीटर में। दिस इज द फाइनल। एक बार सारे बच्चे यहां तक रिप्लाई कर दो, क्या आपको कन्वर्जन समझ में आ गया बेटा, कन्वर्जन समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आप देखो, जो डायपोल मोमेंट है ना बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होगा, एकदम एरो की तरह बेटा। अब जैसे मान लो ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायपोल मोमेंट है बेटा μ1, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज अनदर वेक्टर जिसका डायपोल मोमेंट है बेटा μ2, और इनके बीच क्या है बेटा थीटा। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो बेटा ये जो इंडिविजुअल बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होता है ना, इसको बॉन्ड मोमेंट कहते हैं, ये भी बॉन्ड मोमेंट। और इसके बाद मॉलिक्यूल का बेटा हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालते हैं, ये म्यू नेट। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बीच में कुछ जाएगा। बेटा तरीका क्या है, जब भी आपको म्यू रिजल्टेंट निकालना होगा नेट, तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देना, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस इंटू कॉस थीटा, वही लगा दो बेटा कि μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर 2 टाइम्स μ1 μ2 कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नेट। कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी, तो मान लो ये जो एरो जा रहा है इधर, ये μ1 है, इधर जो एरो जा रहा है ये μ2 है, इनके बीच का एंगल है मेरा क्या, थीटा। अगर हमको रिजल्टेंट म्यू नेट निकालना है तो μ1 का स्क्वायर और μ2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या हो गया μ1 μ2 cos थीटा। तो ये चीज है हमारा, ये कंसेप्ट हमारे, इसको ध्यान रखो। म्यू नेट इज व्हाट, μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर 2 टाइम्स μ1 μ2 cos थीटा। मतलब बेटा ये फिर से देखो, एक वेक्टर जा रहा है इधर, इसमें डायपोल मोमेंट μ1, एक वेक्टर जा रहा है इधर, इसमें डायपोल मोमेंट μ2, और ये बीच से जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, म्यू नेट। तो अगर इन दोनों वेक्टर μ1 और μ2 बीच में एंगल थीटा है, जो म्यू नेट हमारा μ1 का स्क्वायर है
म्यू2 का स्क्वायर है 2 टाइम्स म्यू1 म्यू2 cos थीटा, ऐसे हो गया तरीका। दिस इज म्यू नेट, म्यू1 का स्क्वायर म्यू2 का स्क्वायर और 2 टाइम्स म्यू1 म्यू2 cos थीटा, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है। अब बेटा आपको ये चीज तो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, है ना, सब बात बताए। बेटा एक बात और याद रखना, हमेशा cos थीटा का वैल्यू भी याद रखना। cos थीटा, अगर बेटा cos थीटा में थीटा अगर 0 है, cos 0 कितना होता है बेटा 1, cos 30 कितना होता है बेटा √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 60 होता है बेटा हाफ, और cos 90 होता है 0। अगर हम बता दें आपको टेबल 0 डिग्री 30 45 60 और 90 फॉर cos थीटा, ये बेटा 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0। दिस इज द वैल्यू। कब जब वैल्यू 0 से लेके 90 तक वेरी करेगा। अगर बेटा cos थीटा आपको निकालना हो और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो कैसे निकालेंगे याद रखना। अगर 90 से बड़ा है ना तो उसको ऐसे लिखो cos 90 प्लस थीटा, जो भी वैल्यू है। अगर 100 है तो 90 प्लस 10, 120 तो 90 प्लस 30, 150 तो 90 प्लस 60, है ना, 180 तो 90 प्लस 90, ऐसा लिखो। लिखने के बाद ये वैल्यू होता है बेटा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ रहे हो। अगर मान लो निकालना है cos 120 cos 90 प्लस 30 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos देगा माइनस साइन 90 प्लस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा हाफ होता है, इसलिए ये आ जाएगा माइनस हाफ। cos 120 का वैल्यू कितना हो गया माइनस हाफ, समझ गए क्या। यस, इस तरीके से आंसर आपको लाना पड़ेगा। वैसे ही अगर ऐसा है cos 150 cos 90 प्लस 60 जगह माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, cos 150 का जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस √3/2 के बराबर है, ठीक है, माइनस √3/2 के बराबर है cos 150 का वैल्यू। आगे देखिए और आगे की बात देखिए, वो आप समझ लो। आगे हमारा कंडीशन ये है कि अगर मान लो cos 180 है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे 90 प्लस 90, इसको लिखेंगे माइनस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 0, इसलिए cos 180 भी क्या हो गया बेटा 0। ये टेबल भी आप समझ गए ना बेटा। करना क्या, रटो मत, रटना नहीं, रट्टा मार नहीं करना है। जो भी अगर वैल्यू 90 से बड़ा हो उसको ब्रेक करिए 90 प्लस थीटा में, एंड cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन
थीटा। तो एक बार प्यारा सा मैसेज कर दीजिए, है ना? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? समझला का बेटा? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। बेटा जब भी कोई वेक्टर ऐसे आपको दिखे, जैसे होता था ना राम रावण का लड़ाई, एक तीर जाता था इधर से, एक तीर जाता था, दोनों टकराता था यहाँ, फिर दोनों खत्म हो जाता था, है ना? बस वैसे जब भी ये ऐसे दिखे बेटा, ऐसा हो, ऐसा हो या ऐसा हो, इन सब के बीच का एंगल है बेटा 0 डिग्री। हेड और हेड का डायरेक्शन जब किसी एरो में सेम हो तो 0 डिग्री। अगर मेरे बालकों एंड बालिकाओं ऐसे है, ये दोनों एरो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये दोनों जो है वो यहां टक्कर खाएगा। अब अगर टक्कर खाएगा, नेट टकराने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। अगर इधर 4 है, इधर 4, तो टकरा के 0। तो बेटा सुन लो, अगर एरो ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन वाला तो 180 डिग्री। अगर एरो ऐसा ऐसा और नीचे से ऐसा, तब भी समझो ये अपोजिट जा रहे हैं। यहां भी थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो बेटे एवं बेटियों, ये 180 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट ऊपर जाएगा बेटा म्यू नेट। समझ लगा? अब क्वेश्चन देखो और समझो। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर इधर है जिसका वैल्यू है म्यू1, एक और वेक्टर है जिसका वैल्यू है म्यू2। बोल रहा है इफ म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 and this value is equal to x thereby x then value is x thereby, then calculate the value of mu net in A, 30 degree B, 60 degree C, 90 degree D, 120 degree E, 150 degree F, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखो। हेलो।
बच्चों ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, है ना, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तो बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या आपसे, या एक में करके दिखाओ बेटा? एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके दिखाऊं? डन डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक का डायपोल मोमेंट है μ1 जिसका वैल्यू है x, दूसरे का डायपोल मोमेंट है μ2 जिसका वैल्यू भी है x, और यहाँ का वैल्यू थीटा जो है बेटा वो है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है इसका म्यू नेट, तो ये कुछ इधर जाएगा। तो म्यू नेट इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस 2 μ1 μ2 cos 30। समझ रहे हो बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2। कट गया, सॉल्व कर लेंगे, म्यू नेट आ जाएगा। एक बार सारे बच्चे ओके लिख के भेज दीजिए। क्या आपके दिल दिमाग में समझ में आ गया बेटा? ये इधर जा रहा है ना, इधर का डायपोल मोमेंट, इधर जा रहा है इधर का, नेट रिजल्टेंट बीच में चला गया। सारे बच्चे रिप्लाई करो, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से निकालेंगे म्यू नेट। तो यहां लगा देंगे μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर, टू μ1 μ2 cos 60 डिग्री। ऐसा बात है बेटा। अब यहां देखिए, μ1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स, ये भी क्या आपका 2x स्क्वायर, cos 60 हो गया हाफ के बराबर, 2 कट गया, ये इधर से आ गया बेटा एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 3x स्क्वायर म्यू नेट बेटा √3, और आउटपुट निकल रहा है क्या x। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नेचर। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया है। बात समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाओ बेटा, बोलो यस सर। थीटा 90
ऐसा होगा, ऐसा होगा, इधर μ1 है x, इधर μ2 x, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा बेटा, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, x² प्लस x² प्लस 2xx, और cos 90 कितना होता है बेटा, 0, ये पार्ट हो गया 0, 2x² हो गया, तो √2x। बालकों एंड बालिकाओं, समझाता है का बेटा, समझ ला का बेटा, ओहो हो, ओ सुर, आगे चलत हैं, आगे क्वेश्चन देखो, थीटा इज 120 डिग्री, यहां से म्यू नेट निकालो, √μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, 2 μ1 μ2 इंटू cos 120 x² और x², ये 2x² हो गया, और प्लस इसका वैल्यू भी x और इसका x है, ये 2x² है, cos 120 क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, ये तरीका है। अब यहां से आ गया हमारा 2x² और 2x², साथ में बेटा cos 90 प्लस 30 मतलब कितना, माइनस sin 30, तो ये देखो बेटा, बेटा बेटा बेटा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x², और इसका देखो sin 30 कितना, 1/2, कट गया ना, x आ गया, बस ब और स, बस बेटा, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ऐसा है थीटा 150, यहां भी करेंगे, म्यू नेट इज इक्वल टू μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, 2 μ1 μ2 cos थीटा, तो μ1 हो गया x², μ2 हो गया x², 2x इंटू x, cos थीटा मतलब cos 90 प्लस 60, इधर से हो गया x और x कितना, 2x² और ये प्लस cos 90 प्लस माइनस साइन 60 डिग्री, 2x² और ये माइनस हाफ, तो अब ये 2x² में x² अगर चला गया कितना बचेगा, √x²। ओहो गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया यार, √3/2 ना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2x² माइनस √3/2, नहीं 2 तो काट दिए, ये 2 तो काट दिए, √3 है ना, और बेटा ये अगर है थीटा 180 डिग्री, म्यू नेट क्या हो जाएगा, μ1 का स्क्वायर, μ2 का स्क्वायर, 2 μ1 μ2 cos 180, x² और 2x², x क्या हो गया x², और बेटा cos 180 का वैल्यू कितना होता है बेटा, माइनस होता है 1, है ना,
यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया बेटा रूट अंडर 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कट के हो गया बेटा 0। ये आ गया आंसर। तो मतलब ऐसा याद रखो, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 180, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और इसका मैग्नीट्यूड है x, इसका मैग्नीट्यूड है x, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे और काटने के बाद बेटा यहां से म्यू नेट का वैल्यू हो जाएगा 0। यहां से म्यू नेट कितना हो गया 0। फिर आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आगे पीछे नहीं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, अगर इसमें ऐसे दिया बेटा और ऐसे, इसमें भी x और x, यहां के एंगल को भी हम 180 डिग्री ही मानकर चलेंगे, ठीक है ना। यहां वाले एंगल को भी हम 180 डिग्री ही मानकर चलेंगे। तो ये 180 दे भाई, ये भी एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल, म्यू नेट क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया है, कोई डाउट है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी, एनी टाइप ऑफ डाउट और ऑल पॉइंट्स क्लियर? फटाफट रिप्लाई कर दो सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का कंपैरिजन कैसे होगा, सो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो यहां पर पहले आपको एक बात बता दूं, एक म्यू होता है और एक म्यू नेट होता है बेटा। ये जो म्यू है ना, ये बॉन्ड के लिए, और ये म्यू नेट जो है मॉलिक्यूल के लिए। तो अगर म्यू बॉन्ड का वैल्यू 0 हो गया, जगह नॉन पोलर बॉन्ड, अगर म्यू बॉन्ड नॉट इक्वल टू 0 है, हो गया पोलर बॉन्ड। अब अगर बेटा म्यू नेट आप रिजल्टेंट निकालोगे और इक्वल टू 0 आ गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो जो म्यू नेट है ना, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ऐसी तरह दिमाग लगा के आपने रिजल्टेंट निकाल दिया, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, पोलर। पोलर पोलर मतलब बॉन्ड मोमेंट अगर 0 तो नॉन पोलर, नेट डायपोल मोमेंट 0 तो नॉन पोलर, ये नॉन पोलर बॉन्ड, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये पोलर बॉन्ड,
म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। और एक बात बताते बेटा, जब भी किसी कोवलेंट कंपाउंड में जब पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को हम लोग पोलर बोलते हैं। उसी तरीके से बात समझ लीजिए कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे Na+ है बेटा और Cl- है, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो डेवलप हो ही ना जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो कंप्लीटली आयन है बेटा, प्लस माइनस। यहाँ पे तो डायपोल का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ भी डायपोल मोमेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक कंपाउंड वो कैसा होता है, पोलर नेचर का। आयनिक कंपाउंड और पोलर इन नेचर, ये चीज आप ध्यान रखिए। आयनिक कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर नेचर का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता रहे हैं। केस 1 में आ जाएगा हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, मतलब 2 एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल पे, उसको हम ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, डायटोमिक। और अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए डायटोमिक बिहेवियर का है, सीधी बात समझ लो, नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे बेटा, 2। डायटोमिक उसको बोलते हैं। अगर इसमें बोला होमो डायटोमिक तो बता ही दिया हूं, दोनों एटम अगर सेम है इसको हम होमो डायटोमिक बोलेंगे। और अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोडायटोमिक। समझ गए, एक तो है यहाँ होमोडायटोमिक और एक है यहाँ पे हमको हेट्रोडायटोमिक। समझ गए क्या, इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा तरीका है। इस तरीके को आप ध्यान रखना। अब बेटा आगे आ जाइए, सबसे पहले बात करेंगे होमो डायटोमिक। बेटा एकदम याद रखो, A2 टाइप का मतलब ए और ए के बीच में बॉन्ड है, तो डेल्टा En का वैल्यू क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट 0 तो यहाँ का बेटा नेट, अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। एग्जाम्पल देखो, जैसे H2 है, O2 F2 Cl2, ये जो भी आप देख रहे हो ये सारे इसके एग्जाम्पल है बेटा। ये सब होमो टाइप के डायटोमिक है और ये नॉन पोलर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकेंड है बेटा हेट्रो। हेट्रोडायटोमिक, हेट्रोडायटोमिक मतलब 2 डिफरेंट एटम बेटा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ए का
वो बी के तरफ जाएगा। बी पे आ गया पार्शियल निगेटिव, ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, बी पे आ गया पार्शियल निगेटिव, ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां आपको मैं बता दूं, ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव और बी पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। यहां पे क्या हो गया कि डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये बेटा यहां पे जो म्यू है वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। कैसा मॉलिक्यूल हो गया फिर, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। आगे बढ़ू, अब इसका एग्जांपल देखो। जैसे HF है, HCl, HBr और HI। देखिए ये डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक। जितने भी आप देख रहे हो सारे डायटोमिक है, सभी में इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे सभी में इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ जा रहा है। तो यहां पे डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 ऐसा। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0। अब कैसा केस है यहां पे, इनमें अगर आप जाते हो तो कंसेप्ट ये है कि ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर। अब बेटा अगर मान लो यहां डायपोल मोमेंट है μ1, यहाँ μ2, यहाँ μ3 और यहाँ μ4। पूछ रहा है कौन ज्यादा कौन कम। बेटा डायपोल मोमेंट हम निकालते हैं Q इंटू डी से। देखो अगर डी से बात करें, HF से ज्यादा बड़ा लेंथ है HCl में, से ज्यादा बड़ा लेंथ है HBr में, से ज्यादा बड़ा लेंथ है HI में। तो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से डायपोल मोमेंट बढ़ता है। मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ अगर देखा जाए तो डायपोल मोमेंट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर एक बात यहां देखें, कंसेप्ट को अगर समझे, तो बात और कंसेप्ट ये है कि भैया HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटा HF में है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम हाई है ना। अब अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम हाई हो जाएगी तो मेरा बात समझ लो आप, अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम हाई हो गया तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा, और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होगा सबसे कम। तो जहां पे चार्ज का सेपरेशन ज्यादा, वहां चार्ज का डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बेटा अगर एक बात समझ लें कि चार्ज के हिसाब से अगर आप देखिएगा, पता ये चल रहा है HF में चार्ज का डेवलपमेंट ज्यादा है, यहाँ का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और HI का कम होना चाहिए, है ना। तो अब देखा गया कि बिटवीन चार्ज एंड डिस्टेंस कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो बेटा चार्ज एंड डिस्टेंस में चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग है।
अब अगर चार्ज ज्यादा डोमिनेटिंग है तो हम चार्ज के थ्रू ही डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व करेंगे। तो जहां पे चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है वहां का बेटा हम ये कहेंगे कि डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बेटा इनमें अगर जाएंगे आप फिर आ जाएगा कि डायपोल मोमेंट ऑफ HF is greater than HCl, HBr, HI। और इसका रीजन क्या है भाई? लिखेंगे कि between charge and site between charge and size charge is dominating factor। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। तो यहां तक का जो कंसेप्ट है हमने आपको बता दिया। अब समझ गया बेटा। आगे हम बढ़ते हैं और केस 2 में जा रहे हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया। यहां पे हम बात कर रहे हैं केस 2 का पार्ट 1। तो बेटा अगर बात करें हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का तो केस 2 में आता है। और इसका पार्ट 1 ये बोलता है बेटा कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा एंड वैसे मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। और बेटा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अगर 0 हो गया ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर बेटा ये हो जाएगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो बात है यहाँ का, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, और कोई बहुत ज्यादा बड़ा वाला बात नहीं। ठीक है, क्लियर? आज के लेक्चर का टाइम ओवर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग फिर पढ़ेंगे। अभी आगे हमारा लेक्चर है आपके क्लास 12th में जयसिंहपुर का, है ना? तो इसीलिए आज के लेक्चर यहीं ओवर करते हैं बेटा। अब जाते जाते मुझे बताओ क्या अभी तक सब समझ में आ गया? और बेटा तुम लोग कोई टेंशन वेंशन मत लो, है ना?